तो कंटिन्यू कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, चैप्टर नंबर 2। हेडिंग डालिए कॉपी पे टेनासिटी। लास्ट क्लास में हमने टफनेस तक देखा था, हेडिंग डालो टेनासिटी, उसी से आगे। ये क्या है लिखिए, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोडिंग इज कॉल्ड टेनासिटी। कोई एक मटेरियल है, उस पे आप टेंसाइल लोड लगा रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी जो उसे फ्रैक्चर होने से बचाएगा अंडर द टेंसाइल लोडिंग इज कॉल्ड एज टेनासिटी। बस सिंपल सी ये बात, एक लाइन की बात है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछते हैं, है ना, डेफिनेशन ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा डाल देंगे और बोलेंगे इसे क्या कहें, तो इतने के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्रीप। अंग्रेजी में इस क्रीप शब्द का मतलब अलग अलग है, ओके, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है ये, इसको समझते हैं। देखिए मैं पहले अभी समझा रहा हूं, उसको सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाऊंगा, चीजें लिखवाऊंगा। लेट्स सपोज कोई एक सपोर्ट था और इस पर्टिकुलर सपोर्ट से एक मटेरियल इस तरह से हैंग कर रहा है, ये कोई एक मेंबर है। अब आपने इस मेंबर के ऊपर जो लोडिंग लगाया है, लेट्स सपोज यू हैव अप्लाइड ए पी लोडिंग, ठीक है, आपने इस मेंबर के ऊपर एक लोड लगाया है पी लोड। ये जो पी लोड है, पी लोड जो है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल है। मतलब इस मेंबर का जो भी मटेरियल होगा, इसका अपना एक इलास्टिक लिमिट होगा, तो आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा का लोड नहीं लगा रहे हो, लोडिंग जो है विद इन इलास्टिक लिमिट ही लगा रहे हैं। एक पी लोड हमने लगा के मटेरियल के ऊपर हम छोड़ देते हैं, है ना। ये पी लोड ऐसा है, कांस्टेंट लोडिंग है, ये ना इंक्रीज कर रहे हो इसको, ना डिक्रीज कर रहे हो, है ना, आप रिमूव भी नहीं कर रहे हो, इसको रहने दे रहे हो, लगा दिया छोड़ दिया, ऐसा कोई कंडीशन है यहाँ पर। परमानेंट टाइप ऑफ लोड आपने लगाया, कहने का मतलब है। और जो लोड है दैट इज विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट। एक मिनट, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अब होगा क्या, इमेजिन करो, आपने पी लोडिंग लगा दिया, तो इंस्टेंटेनियसली जैसे ही लोडिंग को लगाया, इंस्टेंटेनियसली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आपको इसमें मेंबर में देखने को मिल जाएगा। और ये लोडिंग देखो टेंसाइल टाइप का है, मतलब मेंबर का लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो जैसे ही लोड लगाओगे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो डेल्टा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो ये है डेल्टा इलास्टिक, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसे हम कहते हैं। जैसे ही तुमने लोड लगाया, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। अब लोड अगर आप रिमूव कर देते हो तो ये डिफॉर्मेशन भी वैनिश हो जाएगा। लोड अगर तुरंत रिमूव कर दिए, डिफॉर्मेशन हुआ, फिर लोड को तुरंत रिमूव किया, तो ये डिफॉर्मेशन जो है ना, ये भी वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब मेंबर का जो ओरिजिनल लेंथ था, वो ओरिजिनल लेंथ वो एक्वायर कर लेगा, शेप साइज एक्वायर कर लेगा, ऐसी होती है। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोड को रिमूव नहीं कर रहे हैं, ये जो लोड है इसको आप लगे रहने देना चाहते हैं, लगा हुआ है। तो होगा क्या, अब धीरे धीरे समय के साथ अंडर दिस कांस्टेंट लोडिंग मेंबर और डिफॉर्म करना चालू कर देगा, ठीक है। वो प्लास्टिक स्टेट में डिफॉर्मेशन होगी उसकी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, एक तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन होते चलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जितना ज्यादा समय तक ये लोडिंग, ये कांस्टेंट लोडिंग इस मटेरियल के ऊपर अप्लाइड होगा, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होता हुआ चलेगा। इस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्रीप डिफॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं क्रीप। ये एक तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डेल्टा, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो रिकवर अगर आप इसको नहीं कर पा रहे, मतलब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं, है ना। नॉन रिकवर एबल, नॉन रिकवर एबल मतलब प्लास्टिक स्टेट में डिफॉर्म हो गया। लेकिन लोड क्या है, लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब वो जो लोड आपने लगाया था वो विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल ही था, बट ए कांस्टेंट लोडिंग सब्जेक्टेड ऑन द मटेरियल ऑन द मेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो इंस्टेंटेनियस इलास्टिक डिफॉर्मेशन होना था वो हो गया, बट अंडर दैट लोड कंटिन्यूअसली विथ टाइम डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ मेंबर में होते हुए चल रहा है। तो धीरे धीरे समय के साथ बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये जो डिफॉर्मेशन हो गया अतिरिक्त, इसी को हम कहते हैं क्रीप। तो ये एक तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है।
समझ में आया बात? तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? पहला ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोड, कि लोड आपका कांस्टेंट है या डायनामिक। तो जनरली क्रीप का जो कॉन्सेप्ट है वो कांस्टेंट लोडिंग के केस में ही है। ओके, फिर किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, ये पी जो लोड है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। फिर टाइम ऑफ लोडिंग, मतलब कितने समय तक आपने लोड को लगे रहने दिया है वो चीज। फिर टेम्परेचर ऑफ द मेंबर, इसके ऊपर भी क्रीप डिपेंड करता है। तो ये तीन चार कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर ये बेसिकली क्रीप डिपेंड करता है। तो आपको एग्जाम में ये सब चीजें भी पूछेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस चीज को लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ लिया होगा आपने। तो क्रीप का डेफिनेशन क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्रीप को। ये डायग्राम आप पहले बना लीजिए, क्रीप लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए, डेल्टा इलास्टिक लिखिए और क्रीप या परमानेंट डेल्टा लिखिए। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू कांस्टेंट लोड आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम व्हेन लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, तो क्रीप is the permanent deformation, underline this word, due to constant load, underline this word, after passage of time when load is within elastic limit। तीन बातें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रीप किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द क्रीप डिफॉर्मेशन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, लाइक लिखिए। तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रीप किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो क्रीप डिफॉर्मेशन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर लाइक टाइप्स ऑफ लोड, मतलब कांस्टेंट लोडिंग होना चाहिए जनरली, लेकिन अगर लोडिंग डायनामिक इन नेचर भी है तो उसके कारण भी कुछ क्रीप देखने को मिलता है। और वो जो क्रीप है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट लोडिंग के कंपैरिजन में जो क्रीप आ रही है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो क्रीप का बेसिक डेफिनेशन है वो कांस्टेंट लोडिंग को लेते हुए ही डिफाइन किया गया है। क्लियर है? कांस्टेंट लोड, जैसे कि एक कांस्टेंट लोड का एग्जांपल बताओ जो सभी मटेरियल में होते हैं, सभी हर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में होते हैं। सेल्फ वेट ऑफ मेंबर, इसके कारण भी क्रीप होता है। सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स, ये एक एग्जांपल आपका कांस्टेंट लोडिंग का, परमानेंट टाइप ऑफ लोड का जो हमेशा रहता है ना। एग्जांपल ध्यान रखना, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है क्रीप, ठीक है। टाइम, जितना समय तक लोडिंग रहेगा है ना, उतना ज्यादा क्रीप आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर, ये जो चीज है ना टेम्परेचर, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो ये देखने को मिला है क्रीप डिफॉर्मेशन भी बढ़ जाती है। ओके, इसका एक बहुत अच्छा देखा गया है, मतलब एट हाई टेम्परेचर क्रीप डिफॉर्मेशन इज हाई। सिंपल सी बात है। तो एक नोट बना के लिखिए कि एट हाई टेम्परेचर क्रीप डिफॉर्मेशन इज हाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, जो मटेरियल पे आप क्रीप एनालिसिस कर रहे हो, देखना उस मटेरियल का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर जो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में वो मटेरियल है, उस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट के लगभग 50% या 50%, तो मैं ज्यादा बोल दिया, आप 30 to 50% के रेंज में उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, मतलब 30% से भी अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से 30% से ज्यादा हो गया और 50% तक पहुंच गया मान लो, तो ये जो टेम्परेचर का रेंज है, इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में उस मटेरियल में क्रीप सिग्निफिकेंट होने लगेगा, बहुत तेजी से होने लगेगा। क्रीप को आप टॉलरेट नहीं कर सकते फिर, मतलब समझिए यार, कोई चीज गर्म होगी तो लगातार वो डिफॉर्म करते रहेगा, पिघल अपने सल्फेट के अंदर ही वो पिघल जाएगा, पिघल के उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी। वही चीज ये कह रहा है कि एट टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर रीचेस हाफ द मेल्टिंग पॉइंट, लगभग अगर टेम्परेचर हाफ द मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है, द क्रीप बिकम्स अनटॉलरेबल, क्रीप को आप फिर टॉलरेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। सच टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जो है जिस कंडीशन में क्रीप अनटॉलरेबल हो जाता है उसको हम कहते हैं होमोलोगस टेम्परेचर। क्लियर है? कीवर्ड है, वर्ड है, बस ध्यान रखना है। उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस टेम्परेचर। एग्जाम में पूछ सकता है कि होमोलोगस टेम्परेचर क्या है।
तो आपको बतानी पड़ेगी। होमोलोगस टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहां पे क्रीप सिग्निफिकेंट हो जाता है या क्रीप अनटॉलरेबल हो जाता है, सिग्निफिकेंट नहीं, अनटॉलरेबल हो जाता है क्रीप, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं होमोलोगस टेम्परेचर। क्लियर है? ध्यान रहेगा क्रीप के बारे में, ध्यान रहना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड लिखिए, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है। इस वर्ड का यूज यहाँ पे हो ही रहा है ना। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी यूज होता है, इसका काफी यूज होता है। प्री स्ट्रेस लॉस एनालिसिस में स्ट्रेस रिलैक्सेशन लॉस भी हम देखते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली समझिए, एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, जो कि बेसिक एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए। दो इलेक्ट्रिक खंबा है बाबू, क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है, दीज आर द इलेक्ट्रिक पोल। इन दोनों इलेक्ट्रिक पोल के बीच में सोचो जब कंस्ट्रक्शन की फेज चल रही है, आप इलेक्ट्रिक वायर को क्या एक्सपेंड करोगे, मतलब स्ट्रेच करवाओगे इन दोनों पोल के बीच। आपने इलेक्ट्रिक वायर को मस्त स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया मतलब एक पर्टिकुलर आपने टेंसाइल स्ट्रेसेस इसमें दिए हैं, एक पर्टिकुलर पुल आपने अप्लाई किया है सिग्मा नॉट, इनिशियल ओरिजिनल टेंसाइल स्ट्रेसेस, और इस टेंसाइल स्ट्रेसेस के करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेच होके है, हो गया। बट अब होगा क्या, इवेंचुअली धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ेगी, आपने तो ये कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया, दो खंभों के बीच में बिजली के तार को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आपका जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप देखते हो कहीं ना कहीं ये तार जो है लटकने लगती है। हाँ, तार जो है लटकने लगती है, सैग होता है उसमें, तार में सैग आपको देखने को मिलता है, झूल जाती है। तो अब मेरे को ये बताओ, पहले अगर ये तार का लेंथ था L, तो इस केस में ऑब्वियसली लेंथ बढ़ा कि नहीं, L प्लस डेल्टा हुआ कि नहीं। तो जो डिफॉर्मेशन हुई है वो किस कारण से हुई होगी, ये जो स्ट्रेसेस आप इनिशियली लगाए थे उसमें, इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हुई होगी, है ना। एक तो इंस्टेंटेनियस इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो गया, प्लस ये स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली वहां पे लगा हुआ है, उस कारण से और एक नॉन रिकवरेबल डिफॉर्मेशन, दैट इज परमानेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इसमें हुआ, जिसको हम क्रीप कहते हैं। इसलिए वो लेंथ बढ़ गया और तार आपका झूल गया। अब जैसे तार ये झूल गया, लटक गया, तो अब ये कंडीशन में मुझे ये बता दो बस कि जो पहले तनाव था, टेंशन, क्या इसमें अभी भी सेम स्ट्रेस होगा? नहीं, इसमें जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा डैश होगा, एंड दिस सिग्मा डैश इज लेस देन सिग्मा नॉट। तो डिक्रीज इन स्ट्रेस आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं? तो ये जो डिक्रीज इन स्ट्रेस है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो ये बेसिकली क्यों हुआ? ड्यू टू क्रीप, क्रीप हो गया, इसलिए जो मेंबर में पहले स्ट्रेस था, अब वो स्ट्रेस उस मेंबर में नहीं है, स्ट्रेस समवट रिलैक्स हो गया, कुछ स्ट्रेस खत्म हो गया। वो जो स्ट्रेस खत्म हो गया उसी को हम कहते हैं रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स्ड स्ट्रेस, है ना, जो खत्म हो गया उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिलैक्स्ड स्ट्रेस। यही चीज है स्ट्रेस रिलैक्सेशन की कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है बाबू लोग, अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर दो, जैसा मैं समझाया उतना ही लिखना है। तो ड्यू टू द क्रीप, हम ऐसे लिखिए, ड्यू टू द क्रीप वायर गेट डिफॉर्म्ड और इलोंगेटेड, सो इवेंचुअली गेट सैग, सैग आपको देखने को मिलता है, कॉमा, hence the stress in wire get reduced below sigma naught. This reduction in stress is called stress relaxation in wire, which is due to creep only. creep हुआ इसलिए वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन उसमें हो रहा है, समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो ये चीज यूज होगा वहां पर भी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ओके, ठीक है, तो लिखिए, एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, देखो, ये बस अपने समझने के लिए, मतलब एट इनिशियल कंडीशन आपने स्ट्रेसिंग कर दिया वायर को सिग्मा नॉट स्ट्रेस तक, ठीक है, आपने स्ट्रेसिंग कर दिया सिग्मा नॉट स्ट्रेस तक। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे आपका समय हुआ, डिफॉर्मेशन बढ़ता चला, और ये जो स्ट्रेस है सिग्मा नॉट से कम होते चली वायर में, इस तरह से, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो? तो इस तरह का आप एक कर्व शो कर सकते हो। जैसे जैसे आपका फिर यहां से डिफॉर्मेशन बढ़ता चला,
ओके, क्रीप देखने को मिला। क्रीप, स्ट्रेस की वैल्यू है वो कम होते हुए चली सिग्मा नॉट से, है ना। ये स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा नॉट से कम होते हुए चली, ये देख रहे हो। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। एक छोटा सा डायग्राम ऐसे पूरे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बना सकते हो यार। ओके, लिख लीजिए। तो ये सारी चीज हो गए। अब एक टर्म है और, चलिए उसको समझते हैं। फटीग क्या है अपना टर्म? अब फटीग हमको समझना है। व्हाट इज फटीग? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छा है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ये टर्म खत्म हो जाएगा तो जितने भी इयोरी थ्योरी हैं सब खत्म हो जाएंगे। फिर हम मतलब डेरिवेशन वगैरह करेंगे। ऐसे थ्योरी तो और भी अभी हैं, है ना। कुछ कुछ एजम्पशंस हैं, इलास्टिक कांस्टेंट की थ्योरीज हैं, देखना पड़ेगा। ये जहां जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे बताते चलेंगे अच्छे तरीके से, टेंशन मत लीजिए। तो हेडिंग डालिए फटीग, FATIGUE, फटीग। व्हाट इज दिस? ये एक तरह का फेलियर होता है मटेरियल में, फटीग फेलियर इसको हम कहते हैं। ये होता ही क्यों है? सुनो, थोड़ा थोड़ा समझो पहले। जैसे रेलवे का पटरी मैंने बताया था, उसका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लो। इस पे क्या हो रहा है? पहिए का लोडिंग आया, फिर पहिया वहां से निकला, फिर दूसरे पहिया का लोड आया, फिर वो पहिया निकला, तीसरे पहिया का लोड आया, फिर वो पहिया वहां से निकला। तो क्या ये साइक्लिक लोडिंग में सब्जेक्टेड है ना? क्या ये साइक्लिक लोडिंग में सब्जेक्टेड है? अंडर दिस टाइप ऑफ साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन का अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे इसी सेक्शन पे मैं देख रहा हूं कि पहिया आया पहिया गया, पहिया आया पहिया गया, तो इसी सेक्शन पे बारंबार लोड साइकिल रिपीट हो रहा है। इस कारण से इस पर्टिकुलर सेक्शन से फेलियर स्टार्ट हो सकती है, और वो फेलियर इस पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट होगी। फिर और जैसे नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लोड तुम बढ़ाओगे, धीरे 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 फेलियर स्टार्ट हो रही है, मतलब क्रैक बन गई, छोटी सी क्रैक पहले आपको दिखी। फिर और जैसे जैसे और लोडिंग साइकिल आप बढ़ाओगे, वो क्रैक धीरे 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 प्रोपैगेट करेगी, और एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आएगा जब मटेरियल आपका दो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग जो लोकलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव फेलियर होता है, उसको हम बोलते हैं फटीग फेलियर। समझ में आ रहा है? तो फटीग फेलियर का जहां भी जिक्र आए, आपको ध्यान में रखना है कि लोड जो है एक ही मेंबर के ऊपर, एक ही सेक्शन के ऊपर बारंबार रिपीट हो रहा है, आया गया आया गया आया गया आया गया। इसलिए उस मेंबर के अंदर, उस सेक्शन पे, है ना, सबसे पहले ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रैक डेवलपमेंट। स्ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब जैसे ये मटेरियल है यार, तुम बार बार यहीं पे हथौड़ा मार रहे हो, बार बार यहीं पे हथौड़ा मार रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हथौड़ा मारा उठाया, हथौड़ा मारा उठाया, हथौड़ा मारा उठाया। तो हर एक बार कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो जा रही है, जो कि रिलीज नहीं हो पा रही है। हर एक बार कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो जा रही है, रिलीज नहीं हो पा रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हर एक बार हो ही जा रहा है। तो धीरे 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 डिफॉर्मेशन होते चलेगा, होते चलेगा, होते चलेगा, होते चलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा, है ना, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अकुमुलेट हुई होगी, वो इस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर हो गया होगा। फिर जब तुम हथौड़ा मारोगे, मटेरियल दो टुकड़ों में टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट ए मटेरियल कैन स्टोर बिफोर फ्रैक्चर या अप टू फ्रैक्चर। तो मान लो जैसे तुमने एक हथौड़ा मारा, है ना, थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गया, फिर हथौड़ा को जैसे उठाए फिर मारे, फिर थोड़ा स्टोर हो गया, फिर उठाए फिर मारे, फिर थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गया। तो हर एक लोड साइकिल में कुछ कुछ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होते हुए चलता है, अकुमुलेट होते हुए चल रहा है। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी अकुमुलेट हो रहा है बाबू, ये इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन करा रही है, वहां पे डिफॉर्मेशन कराते हुए चल रही है। डिफॉर्मेशन कराते हुए चल रही है मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इस मटेरियल के, उनको सेपरेट करते हुए चल रही है, मतलब डिफॉर्मेशन होते हुए चल रही है। डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी अकुमुलेट होते चल रहा है, फिर जब
टोटल स्ट्रेन एनर्जी अक्यूमुलेटेड बिकम्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टफनेस ऑफ मटेरियल, तब क्या होगा? टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जो फेलियर है ना, इसी को हम कह रहे हैं फटीग फेलियर। ये जो फ्रैक्चर हुई यहाँ पे वो फटीग के कारण हुई। क्या समझे? आइडिया लग रहा है? साइक्लिक लोडिंग, जैसे हथौड़ा मारना उठाना, फिर उठा, फिर मारा, फिर उठाया, फिर मारा, फिर उठाया, तो ये साइकिल है ना, साइकिल, लोड साइकिल रिपीट कर रहे हो, उसी सेक्शन पे मार रहे हो हथौड़ा। या फिर कभी तार को तोड़ा है बाबू, ये तार है, तार को हम क्या इधर पकड़ लेते हैं, तार को तोड़ना है तो एक ही पर्टिकुलर सेक्शन से, है ना, हम कभी तार को ऊपर किया, फिर तार को नीचे किया, फिर ऊपर किए, फिर नीचे किए, फिर ऊपर किए, फिर नीचे किए, फिर ऊपर किए, फिर नीचे किए, करते हो ना ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके तार टूट जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम जैसे ही आता है तार टूट जाती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फटीग फेलियर। तो यहाँ पे लोड साइकिल आप दे रहे हैं, तार तार पे एक बार लोड लगाया, फिर रिलीज किया, फिर लोड लगा, फिर रिलीज किया, फिर लोड लगा, फिर रिलीज किया, ये समझे क्या? दिस इज कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं। ओके, एग्जांपल्स वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। तो फटीग फेलियर ये है, इससे कैसे बचा जाए ये भी देखेंगे। तो लिखिए फटीग के बारे में। It is the progressive and localized structural damage that occurs due to cyclic loading. तो ध्यान रखने वाली बात है बाबू, जो एग्जाम में पूछेंगे वो ये पूछेंगे किस तरह का फेलियर है ये, प्रोग्रेसिव है एंड लोकलाइज्ड है, ड्यू टू व्हाट? साइक्लिक लोडिंग। अब ये प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड का मतलब पहले समझिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये देखो, ये कोई एक मेंबर है, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। अब लोडिंग हम कैसे लगा रहे हैं? लोडिंग जैसे ये एक हथौड़ा है, मान लो हैमर, है ना, जस्ट एक समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। ओके, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। अब आप क्या कर रहे हो, इस हथौड़े को एक ही जगह पे मारोगे, मतलब यहां पर, ये यहां पे इंपैक्ट करेगी, है ना, इस जगह पे मारे हथौड़ा, फिर रिमूव कर लिए, फिर मारे, फिर रिमूव किए, फिर मारे, फिर रिमूव किए। सोचिए कि यही चीज जो आप कर रहे हैं ना, बहुत स्पीड में कर रहे हैं, है ना, मार रहे हो हटा रहे हो, मार रहे हो हटा रहे हो, मार रहे हो हटा रहे हो, इतना स्पीड में आप हैमरिंग कर रहे हो, तो मतलब एक ही जगह पे लोड लगा रहे हो। तो इस तरह से लोड लगाने के कारण क्या होगा, मतलब जहां पे लोड लग रही है ना, उसी जगह पे सबसे पहले आपका क्रैक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, सरफेस क्रैक अपीयर होता हुआ नजर आएगा। समझ में आया? तो वन लोड साइकिल का मतलब क्या है, एक बार हथौड़ा मारा, फिर रिमूव किया, दिस इज योर वन लोड साइकिल। फिर हथौड़ा मारा, फिर रिमूव किया, दूसरी लोड साइकिल कंप्लीट हुई, दिस इज वन लोड साइकिल, दिस इज सेकेंड लोड साइकिल। इस तरह से आप मार रहे हो हटा रहे हो, मार रहे हो हटा रहे हो। तो नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड टू जस्ट डेवलप द क्रैक, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फटीग इनिशिएशन लाइफ। इसको हम बोलते हैं फटीग इनिशिएशन लाइफ। मतलब फटीग फेलियर इनिशिएट हो जाएगा, क्रैक आपका डेवलप हो गया, फटीग फेलियर शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जितना जितना नंबर ऑफ लोड साइकिल बढ़ेगा, फिर ये क्रैक जो है प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेसिव मतलब क्रैक आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फिर नंबर ऑफ लोड साइकिल बढ़ेगा, क्रैक आगे बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोड साइकिल्स पे ये क्या हो जाएगा, मटेरियल में फ्रैक्चर हो जाएगी। तो वो नंबर ऑफ लोड साइकिल जब मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाता है, ओके, वो नंबर ऑफ लोड साइकिल जब मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाता है, तब तक में जो स्ट्रेन एनर्जी ये मटेरियल में स्टोर होता है वो मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर हो जाता है, इसलिए वो फ्रैक्चर होता है बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो फटीग इनिशिएशन लाइफ आपको समझ में आया कि वो लोड साइकिल जब फटीग इनिशिएट हो जाता है, फिर जैसे जैसे और लोडिंग साइकिल लोडिंग बढ़ाओगे, जो ये क्रैक हुई है, सरफेस क्रैक अपीयर हुई है, ये प्रोपैगेट करेगी, है ना, और धीरे धीरे और लोड साइकिल बढ़ाते चलेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रैक्चर हो जाएगी। तो दिस इज योर प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब ये है। लोकलाइज्ड फेलियर, लोकलाइज्ड मतलब हम लोड जहां पे लगा रहे हैं, जहां पर लोड साइकिल एक्टिव है, उसी जगह पे फेलियर आपको देखने को मिल रहा है। हाँ,
मतलब इसी सेक्शन पे आपको फेलियर देखने को मिल रहा है, इसी के आसपास फेलियर होगा। जिस सेक्शन पे लोड साइकिल लग रही है उसी सेक्शन के आसपास आपको फेलियर देखने को मिलेगा, और बाकी मेंबर में मटेरियल में कहीं पर भी कुछ नहीं हुई होगी, और बाकी कहीं पर भी कोई क्रैक डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। जिस सेक्शन पे लोड साइकिल लग रहा है उसी सेक्शन पे आपको फेलियर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है लोकल फेलियर, लोकलाइज्ड। समझ में आया? तो फटीग किस तरह का फेलियर है बाबू? फटीग एक तो लोकलाइज्ड फेलियर है, मतलब जिस सेक्शन पे मेंबर के ऊपर लोड साइकिल्स आ रहे हैं वहीं पर फटीग फेलियर होने की चांसेस है। प्लस फटीग में कैसे फेल होता है, जो भी क्रैक डेवलपमेंट होगा वो धीरे 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 प्रोपैगेट करेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा मेंबर के अंदर। तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। दो बातें क्लियर? और ये हो क्यों रही है? बेसिकली ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। वन लोड साइकिल का मतलब समझ में आया? लोड को लगाया रिमूव किया, लोड को लगाया रिमूव किया। यहां पे जो रेट ऑफ लोडिंग है इट इज वेरी मच फास्टर। समझ रहे हो? रेट ऑफ लोडिंग इज फास्टर। रेट ऑफ लोडिंग फास्टर होने का क्या मतलब है? रेट, जब भी मैं रेट शब्द का यूज करूं आप ये सोचना, रेट ऑफ लोडिंग मतलब लोड पर यूनिट टाइम। जैसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो किसको बोलते हैं? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग अक्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, इसी को हम रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, है ना। मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जब भी रेट की बात आए ना तो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं पर यूनिट टाइम होगा। तो यहां पर हम समय के साथ बात कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में समय विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ लोडिंग यहां पे ज्यादा है। मतलब आप लगाए लोड तुरंत हटाए, लगाए लोड तुरंत हटाए, लगाए लोड तुरंत हटाए, ये चीज। रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा होने के कारण क्या होगा, होता क्या बेसिकली, ये डायग्राम मैं अभी आगे बनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज लिखो। रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा होने के कारण क्या होगा वो चीज मैं आगे बनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सेंटेंस को लिखिए। द नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सरफेस क्रैक इज कॉल्ड एज फटीग इनिशिएशन लाइफ, है ना। नंबर ऑफ लोड साइकिल required to initiate surface crack is called as fatigue initiation life, and additional number of load cycle required to propagate surface crack, surface crack को propagate करवाने में जो additional number of load cycle चाहिए होती है is called as fatigue propagation life। दो बातें क्लियर है? क्या क्या? fatigue initiation life and fatigue propagation life। अब देखो यार, यहां पे जो रेट ऑफ लोडिंग होता है, ये सेंटेंस लिखो, रेट ऑफ लोडिंग इज फास्टर। रेट ऑफ लोडिंग जो है ये फास्टर है। तो रेट ऑफ लोडिंग फास्टर होने के कारण क्या होता है, ये सेंटेंस लिखिए, इसके बाद डायग्राम देखिए, सुनिए। रेट ऑफ लोडिंग फास्टर होने के कारण क्या होता है, देखो यार समझा रहा हूं। बेसिक चीज याद करो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद करो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को याद करो, ठीक है। लेट सपोज कोई मटेरियल है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से है, इस तरह से उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गया है। कोई एक मटेरियल है जिसका ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। नाउ दिस इज सिग्मा, दिस इज अपलाइन। अभी क्या है, आपने लेट सपोज लोडिंग किया, सबसे पहला लोड साइकिल का बात कर रहा हूं, लोडिंग किया, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट तक आपने लोडिंग कर दिया, मान लो लोड लगाया, तुरंत अनलोड कर दिए, तुरंत ही अनलोड किए फिर लोड लगा रहे हो, तो तुरंत अनलोड करके फिर लोड लगा रहे हो। जब लोडिंग किए तो मटेरियल में टोटल लेट सपोज भले तुमने उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडिंग किए हो, लेकिन जैसे तुम इतना डिफॉर्मेशन हो गया होगा जब लोडिंग किए हो तो, लेकिन वो इंस्टेंट ऑफ टाइम समझना बहुत कम है, यहाँ पे समय अंतराल बहुत कम है। ऐसा नहीं कि आप आराम से ग्रेजुअल वे में कर रहे हो ना, समय बहुत कम है। तुरंत लोडिंग किया फिर हटाया फिर लोडिंग करना है, ऐसा है, समझ रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं रेट ऑफ लोडिंग इज फास्टर। तो देखिए, जब हम बेसिकली क्या होता है, जब हम लोड लगाते हैं फिर लोड को रिमूव करते हैं, तो मान लो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हुआ है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह जितना हुआ होता है वैनिश हो जाता है ना। मतलब ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ना, ये जो स्टोर हुई है वो रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, ओके, जब हम अनलोड कर देते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपने अनलोडिंग जैसे ही किया उसके बाद तुरंत लोड लगा रहे हो, तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी है इसमें से कुछ ही रिलीज हो पाता है, लेकिन कुछ स्टोर हो ही जाता है। लेट्स सपोज इतना स्टोर हो गया पहला लोड साइकिल में, फिर तुमने तुरंत फ्रीक्वेंटली लोड लगा दिया,
फिर अनलोड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी फिर से स्टोर हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेन एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, कुछ अकुमुलेट होते चलता है मेंबर में, स्टोर होते चलता है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, इसके कारण बेसिकली हो क्या रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हुए चल रहा है, मतलब मेंबर की लेंथ वगैरह बढ़ रही होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होगी। तो और जैसे जैसे लोड साइकिल को रिपीट करता चलोगे, ये परमानेंट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होते चलेगा, नंबर ऑफ साइकिल जैसे बढ़ेगा, कुछ कुछ स्ट्रेन एनर्जी हर एक साइकिल में स्टोर होते हुए चलेगा 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 चलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, मतलब ये तुम लोड किए फिर अनलोड, है ना, स्ट्रेन एनर्जी बढ़ते हुए चल रहा है, स्टोर होते हुए चल रहा है, और ये फ्रैक्चर पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो इस फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोड साइकिल होगा जिसमें, जिसके तहत क्या हुआ होगा, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अकुमुलेट हो गई होगी, स्टोर हो गई होगी, रिलीज नहीं हो पाई होगी, वो टफ मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर हो गई होगी, इस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर हो गई होगी, है ना। तो ये पॉइंट जब रीच होगा, है ना, तो उतने लोड साइकिल के करस्पॉन्डिंग मेंबर आपकी फेल हो जाएगी। मतलब जब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल बिकम्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टफनेस, फ्रैक्चर हो जाएगा मेंबर। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे ये चीज बेसिकली हो ही क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जैसे हम लोड लगा के रिमूव कर रहे हैं, फिर तुरंत लोडिंग कर देने के कारण जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, मान लो अगर इलास्टिक स्टेट वही बात करें, वो कंप्लीटली रिलीज नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो ही जाता है। अब ये जो सिस्टम में स्टोर हो रहा है एक साइकिल में, इसी तरह से नंबर ऑफ साइकिल पे अगर बात करें तो हर एक साइकिल में कुछ ना कुछ स्टोर होते हुए चलेगा, जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है मेंबर की, जिस कारण से एक सर्टेन नंबर ऑफ लोड साइकिल पे वो फ्रैक्चर हो जाती है। और वो सर्टेन नंबर ऑफ लोड साइकिल क्या है, वो तब वो स्टेज है जब ये जो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होते हुए चल रही है, ये टोटल हो गई आपकी मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर। समझ गया बात, कहानी, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ ठीक है। तो ये चीज हमें लिखना है। तो ये क्या, ये डायग्राम बनानी है, इसको क्या लिखनी है, स्ट्रेन एनर्जी accumulated accumulated due to faster rate of loading, faster rate of loading when become equal to modulus of toughness of material, modulus of toughness of material, then fracture is observed। तो आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है ना। देन फ्रैक्चर इज ऑब्जर्व्ड। जो भी लड़का, जो भी लड़की ध्यान से सुन रहा है, जिंदगी में कभी भी इस टॉपिक सबसे क्वेश्चन पूछेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर गलत करके आओगे। इसलिए ध्यान से सुनो क्या लिखवा रहे हैं, जो क्या समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। मॉडुलस ऑफ टफनेस ऑफ मटेरियल देन फ्रैक्चर इज ऑब्जर्व्ड, सब अपने भाषा में लिखवा रहा हूं, है ना, आपकी अपने भाषा में, टूटा फूटा इंग्लिश कब, है ना। वेल तो ये डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया, ओके। तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, लिखिए आगे, लिखिए इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। इफ लोडिंग इज साइक्लिक, है ना, ये स्ट्रेन एनर्जी कैसे अकुमुलेट हो रहा है इसके बारे में लिखते हैं। इफ लोडिंग इज साइक्लिक, देन इन every cycle if loading is cyclic, then in every cycle certain fraction of
strain energy stored in the system, strain energy get stored in the system due to faster rate of loading which is not released, and when लिखता हूं which is not released due to what? Due to faster rate of loading. Okay, due to faster rate of loading. आगे, after large number of load cycle, when the total accumulated strain energy becomes equal to or greater than modulus of toughness of the material, then the material will fail. Such type of failure is known as fatigue failure. Clear? लिखिए लिखिए. Of material, then एक मिनट, then the material will fail. चीजें क्लियर हैं? लिख लोगे, शॉर्ट नोट्स आएगा तो. हाँ सर. ओके, then the material will fail and such failure is known as fatigue failure. और इसी फेलियर को हम फटीग फेलियर कहते हैं. तो यहाँ पे जो लोडिंग इन्वॉल्व है वो स्टैटिक है या डायनामिक? साइक्लिक लोड है, डायनामिक लोड है ना. लोड आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, डायनामिक इन नेचर. समझ में आ रहा है? डायनामिक लोडिंग, इनके वाइब्रेशंस. ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वाइब्रेट हो रहा है डायनामिक लोडिंग के कारण वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना किसी एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे, तो वो सेक्शन फेल हो जाएगा. इसलिए हम जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब मशीन पार्ट्स को डिजाइन करते हैं उसको ये फटीग फेलियर के करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाता है, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा होता हुआ नजर आता है मशीन पार्ट्स में. जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि फटीग फेलियर के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, कभी होता है एग्जाम में पूछ लेता है. ब्रेकिंग ऑफ वायर, ब्रेकिंग ऑफ वायर, ये एक एग्जांपल है. क्रैशिंग ऑफ प्लेन, या फिर आप ऐसे लिखो, जो अपना प्लेन होता है ना उसमें देखो प्रोपेलर में टरबाइन लगी होती है, जो पंखा घूमता है यार, ब्लेड जो घूमता है, जैसे हवा आगे टकराता है ब्लेड घूमता है, तब ना वो प्रोपेल करता है प्लेन को, तब प्लेन आगे बढ़ती है. समझ में आ रहा है? तो उसका जो ब्लेड है उसमें फटीग फेलियर होता है. मान लो ब्लेड में फटीग फेलियर के कारण क्रैक डेवलपमेंट हो गया, समझो बात को, तो पूरा का पूरा टरबाइन फेल हो जाएगा. जब टरबाइन फेल हो गया, क्योंकि देखिए पंखा घूमते 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 टूट जाता है. बोलता है ना, ये मूवी सब में देख रहे हो, इंजन फेल हो गया, ऐसे हो जाता है फटीग फेलियर. तो अपना इंडिया में भी बहुत सारे प्लेन्स क्रैश होते हैं, जैसे मिग 19 एक तो प्लेन था. ठीक है, अपना डिफेंस सिस्टम में मिग 19 एक तो प्लेन था. इसको अभी यूज उतना नहीं करता है, क्योंकि इस प्लेन में एक यही बड़ी खामी थी कि इसमें फटीग फेलियर होता था, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होता था इसमें. समझ में आ रहा है? ये मिग 19 अपना एक फाइटर जेट था, इसको आजकल अबैंडन कर दिया गया, अब यूज नहीं होते. अभी अगर यूज हो भी रहे होंगे तो उसमें कुछ एडवांसमेंट किया गया होगा, लेकिन पहले इसमें देखा गया था बहुत सारे फाइटर जो पायलट होते थे वो मर जाते थे, क्योंकि इसके क्रैशिंग की वजह से, ट्रेनिंग के दौरान ही, क्योंकि फटीग फेलियर ज्यादा होता था इसमें, क्यों? वाइब्रेशन ज्यादा होता था. समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल है. ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ टरबाइन ऑफ प्लेन, फेलियर ऑफ टरबाइन ब्लेड ऑफ प्लेन, टरबाइन ब्लेड ऑफ प्लेन्स, यहां पे फटीग फेलियर होता है. ठीक है, एग्जाम्पल इंडियन एग्जाम्पल याद रखोगे तो मिग 19 इसमें डिफेक्ट था. ठीक है, ये एक फाइटर जेट है. मिग 19 क्या है बाबू? फाइटर जेट.
ध्यान रहेगा चीज। ओके, इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस देखने को मिलते थे, हैवी वाइब्रेशंस, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान ही फाइटर जो अपने ये होते थे पायलट, प्लेन क्रैश होने के कारण उनको जान गंवाना पड़ता था, हैवी वाइब्रेशंस होते थे इसमें। तो ये एक एग्जांपल है, समझ में आ रहा है? वेल तो इन सब चीजों से बचा कैसे जाए, फिर मटेरियल को कैसे डिजाइन किया जाए कि उसमें फटीग फेलियर हो ही ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। मटेरियल को आप देखो, सभी मटेरियल में फटीग फेलियर हो सकता है। हमें लोडिंग, एक हर एक मटेरियल का अपना एक लिमिट होता है, उस लिमिट को यहां पे बोला जाता है इंडोरेंस लिमिट। जैसे आपने यील्ड लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट सब पढ़ा था, उसी तरह का एक लिमिट मैं बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। इंडोरेंस लिमिट ये मटेरियल का स्ट्रेंथ फैक्टर है। अब ये क्या है इंडोरेंस लिमिट? जैसे मैं माइल्ड स्टील का बोलूं तो ये लगभग 186 होता है, अगर एल्यूमिनियम का बोलूं ये होता है लगभग 131 मेगापास्कल, है ना? पहले लिख देता हूं इंडोरेंस लिमिट। जैसे माइल्ड स्टील का याद रखना, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है, 186 मेगापास्कल होता है। फिर एल्यूमिनियम का ये होता है लगभग 131 मेगापास्कल। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस इंडोरेंस लिमिट? देखो यार, ये एक स्ट्रेस वैल्यू दिख रही है 186 मेगापास्कल। देखो 186 मेगापास्कल। अगर माइल्ड स्टील का हम बात करें, ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो, ये कुछ ऐसा, फिर यील्ड प्लेट्यू, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग फ्रैक्चर। तो 186 मतलब यहाँ माइल्ड स्टील के केस में प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पर कहीं पर होता है, मैंने बोला था प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये तीनों एक ही होते हैं माइल्ड स्टील के केस में, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस है उसका अपर लिमिट को हम सिग्मा वाई लेते हैं, जो कि नथिंग बट 250 मेगापास्कल होता है। तो यहाँ पे इंडोरेंस लिमिट जो है माइल्ड स्टील के लिए इट इज वेरी लेस देन 250, तो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, तो यही है ना 186 यहीं पर आएगा, ठीक है, इधर किधर आ रहा है। तो इंडोरेंस लिमिट इज लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको अगर मैं EL बोलूं तो इट इज लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट। देखो जरा, पॉइंट एक यहीं से ध्यान आ गया, लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है इंडोरेंस लिमिट किसी भी मटेरियल का? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड साइकिल के कारण कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रही है मेंबर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, है ना? और उन्हीं स्ट्रेसेस के कारण तो मेंबर फेल हो रहा है, जब उसका क्षमता खत्म हो जा रहा है, मतलब स्ट्रेस को कैरी करने का, फ्रैक्चर हो जा रही है बेसिकली। तो ये इंडोरेंस लिमिट वो लिमिट है, मान लो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल लगा रहे हो, लोडिंग लगा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, लगा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, लगा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, अनगिनत बार लगा रहे हो, रिमूव कर रहे हो किसी एक सेक्शन से, लेकिन ध्यान रहे कि उस सेक्शन पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो 186 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ड्यू टू दैट एप्लीकेशन ऑफ दैट लोड एट द सेक्शन। अगर मान लो, क्योंकि मान लो माइल्ड स्टील का है, तो माइल्ड स्टील का इंडोरेंस लिमिट कितना है? 186 मेगापास्कल। 186 मेगापास्कल से ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है, लोड साइकिल की वजह से, तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाइए, आपका मेंबर फेल नहीं होगा, फटीग फेलियर होगी ही नहीं। कहने का मतलब है, मतलब अगर ड्यू टू लोड साइकिल्स अगर स्ट्रेसेस जो उस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है इज विद इन इंडोरेंस लिमिट, then there will be no fatigue failure at infinite number of load cycles। अब कितना भी नंबर ऑफ लोड साइकिल डालिए कभी फेल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बेसिकली ये चीज है इंडोरेंस लिमिट। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल मतलब क्या, यहाँ पर रियली इंफिनिटी हम देखते हैं क्या? नहीं यार, अप्रोक्सीमेटली इंडोरेंस लिमिट का जो मेजरमेंट होता है, जैसे यहाँ पे इंडोरेंस लिमिट हमने माइल्ड स्टील का निकाला है, एल्यूमिनियम का निकाला है ना, तो ये कितने नंबर ऑफ लोड साइकिल के करस्पॉन्डिंग निकाला गया है? 10⁶ नंबर ऑफ लोड साइकिल के करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग करके ये इंडोरेंस लिमिट निकाला गया है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का। समझ गए? ओके, तो ये ध्यान रखना 10⁶, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है।
करस्पॉन्डिंग टू व्हाट नंबर ऑफ लोड साइकिल। ऐसे तो टेक्निकली बात है यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल आप लगा दोगे, लेकिन लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है वो विद इन इंडोरेंस लिमिट है तो मेंबर में आपका फटीग फेलियर नहीं होगा, है ना। लेकिन वो इंडोरेंस लिमिट के वैल्यूज को निकालने के लिए टेस्टिंग तो करना पड़ेगा। तो कितना लोड नंबर ऑफ साइकिल पे टेस्टिंग किया गया, 10⁶ नंबर ऑफ लोड साइकिल। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यस वी कैन डिफाइन। क्या? इट इज that level of stress below which there are very high chance या फिर very high probability लिखो, there are very high probability that material will not fail after infinite number of load cycle. Material will not fail in fatigue, ऐसे लिखेंगे, not fail in fatigue after infinite number of load cycle. तो यहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल तो बात किया जा रहा है, लेकिन टेक्निकली इसका कुछ एक सर्टेन वैल्यू भी है। जैसे मैंने बताया 10⁶ नंबर ऑफ लोड साइकिल 1,00,000, है ना, लोड साइकिल, दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? और ये वैल्यू याद रखना, एल्यूमिनियम के लिए कितना है फटीग ये इंडोरेंस लिमिट, है ना, और माइल्ड स्टील के लिए कितना है इंडोरेंस लिमिट, इतना। मतलब जो स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, ओके, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, अगर वो स्ट्रेसेस 186 मेगापास्कल से कम है माइल्ड स्टील के लिए, या एल्यूमिनियम के लिए 131 मेगापास्कल से कम है, तो एल्यूमिनियम या माइल्ड स्टील में आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल लगाओ, कभी फटीग फेलियर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। समझ गए बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ जो मोटा मोटा मेन टॉपिक था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, उन सब चीजों को मैंने खत्म कर लिया आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, अब जो हम चालू करेंगे कंसेप्ट, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल चलेंगे, है ना। अब मैं वीडियो पे आऊंगा, वीडियो के माध्यम से फिर स्क्रीन पे दिखूंगा, फिर वहां से आगे चलेंगे। जैसे कि अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी भी थ्योरी तो है ही, बचा हुआ है ही, वो थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे हुक्स लॉ पढ़ेंगे पहले, ठीक है, फिर इलास्टिक कांस्टेंट, है ना, वहां पे हमको बहुत सारा मटेरियल, अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल है, आइसोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल, एनआइसोट्रोपिक मटेरियल, होमोजेनस मटेरियल, सब क्या है, सब चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम थ्योरी तो है ही अभी, क्योंकि ये चैप्टर देखो, जो जब तक बेसिक जड़ नहीं सीखोगे तब तक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। फिर इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो जानते हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है ना, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। डिफरेंट मटेरियल का पॉइजन रेशियो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट हम डिराइव करेंगे, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ डिराइव करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं अभी यार, है ना। तो पढ़ेंगे यार, एक एक करके पढ़ेंगे। इन सब चीजों को खत्म करने के बाद फिर जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो लगातार क्वेश्चन सीरीज करते चलेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने को करने होंगे, कन्वेंशनल, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ही रहे हो कितना लेंदी अभी तक हो चुका है, कितना सारा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है। तो सोचिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस अलग अलग वेराइटी के पूछे जा सकते हैं, अलग अलग लॉजिक से। और आप आश्चर्य होंगे ये देखकर कि जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन मैं उठा के आपको दूंगा, है ना, चाहे तुम 500 बात करोगे या 1000 क्वेश्चन पे बात करो, सभी क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास। मजाक नहीं कर रहा हूं, है ना, इट्स रियलिटी, ट्रूथ। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल, बस जितना बताया हूं उतना कॉपी पे होना चाहिए,
जो समझाया हूं वो दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? बाकी हम देख लेंगे बाबू, समझ गया? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।